हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं इंडिया के की फेडरल फीचर्स के बारे में। अब तक हम 4 की फेडरल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं आखिरी पार्ट में, जहां पर हम रिमेनिंग 3 की फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है रिजिडिटी ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ये 5th की फीचर है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी रिजिड है, इतनी कठोर है कि उसमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना, चेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये 6th की फीचर है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, जहां पर हम जुडिशरी के रोल को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये लास्ट मतलब कि 7th की फीचर है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, जहां पर हम ये समझेंगे कि कैसे हमारे देश में अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैसे सभी लेवल्स के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिजिडिटी ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। ये की फीचर आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इस फीचर के बारे में समझे, एक बार हम ये देख लेते हैं कि इंडिया के टोटल 7 की फेडरल फीचर्स में से हम कितने फीचर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे 7 की फेडरल फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें से हम ये फर्स्ट 4 फीचर्स को अच्छे से समझ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 5th की फीचर के साथ और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारे देश में जो पावर शेयर की जाती है, बांटी जाती है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ये काफी ज्यादा बेसिक है। ये एक नींव के तरह है, एक फाउंडेशन के तरह है हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के लिए। मतलब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई सारे आइडियल से बना है, कई सारे वैल्यूज से बना है। और ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, ये एक कोर आइडिया के तरह है, एक बेसिक आइडिया के तरह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ऐसे ही कुछ आइडियाज से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसीलिए ये एक फाउंडेशन की तरह है, ये एक नींव के तरह है हमारे देश के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मतलब ये जो हमारा आइडिया है पावर को शेयर करने का, ये जो हमारा एक फाउंडेशन है, जो हमारी एक नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको हम आसानी से बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, इसे हम इजीली, इतनी आसानी से बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसके पीछे के 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यहीं पर दिया है फर्स्ट पॉइंट में, और वो ये है कि ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है, ये बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के लिए। ये एक फाउंडेशन बनाता है, एक नींव बनाता है। अब जैसे कोई एक बिल्डिंग होती है, हर एक बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है। अब अगर आप उस बिल्डिंग की नींव के साथ, फाउंडेशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, उसे बदलने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो वो बिल्डिंग गिर सकती है, बिखर सकती है। उसी तरीके से हमारा देश है, हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। अगर हम इसकी नींव के साथ, फाउंडेशन के साथ, बेस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, इसे बदलने की ज्यादा कोशिश करेंगे, तो हमारा देश भी बिखर सकता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी काफी ज्यादा बिखर सकती है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट रीजन तो यही है कि ये जो पावर शेयरिंग का आइडिया है, ये क्या है, एक बेसिक है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, जिसके वजह से इसको बदलना आसान नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना इतना आसान हम कर देंगे, इजी कर देंगे, तो उससे क्या होगा,
जो सेंटर होगी, जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट होगी, वो इस बात का फायदा उठा सकती है। वो ज्यादा पावर को अपने तरफ लाने की कोशिश कर सकती है, ज्यादा डोमिनेट कर सकती है, जिसके वजह से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो सकती हैं, कमजोर पड़ सकती हैं, जिसके वजह से हमारे देश में जो एक बैलेंस है, जो एक फेडरल बैलेंस है पावर का, जो संतुलन है पावर का, वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। इसीलिए हमारी कंट्री में, इंडिया में, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना ज्यादा आसान नहीं है। इसके बाद देखते हैं अगली लाइन, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। अब ये जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, हमारे देश की पार्लियामेंट अकेले इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती है, बदल नहीं सकती है। ये बिल्कुल भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ जैसे वो किसी और लॉ को पास करती हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इस अरेंजमेंट को सिंपल मेजॉरिटी के साथ नहीं बदल सकती, चेंज नहीं कर सकती। इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबा और टफ प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर 2 कंडीशंस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, अगर हमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को या फिर हमारे देश के किसी फेडरल फीचर को बदलना है। तो फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये 2 कंडीशंस कौन से हैं। सबसे पहला कंडीशन है स्पेशल मेजॉरिटी का, और दूसरा कंडीशन है रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, मतलब कि अप्रूवल बाय स्टेट्स। तो एक एक करके इन दोनों कंडीशंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं। यहाँ पर लिखा है एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी। हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है हमारी लोकसभा और राज्यसभा। स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर 2 क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना पड़ता है अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी का कंडीशन पूरा करना है, फुलफिल करना है। अब जब कोई भी बिल लाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो वहां पर हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है अगर हमें अमेंडमेंट लाना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को किसी तरीके से बदलना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं लोकसभा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया कहता है कि जो हमारा हाउस है, मतलब जैसे कि लोकसभा है, तो लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स होंगे, ठीक है, जितने भी टोटल मेंबर्स होंगे लोकसभा के, उन टोटल का जो 50% होगा, मतलब जो 50% मेंबर्स होंगे लोकसभा के, उनका यस बोलना जरूरी है, उनका आय बोलना जरूरी है उस बिल के लिए, तो ही हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल होगा। मतलब कि हमारे टोटल मेंबर्स कितने हैं लोकसभा के? 543। तो हमारे टोटल मेंबर्स हो गए 543। अब फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 543 का जो आधा होगा, जो 50% होगा, मतलब कि 271.5। अब 271.5 तो हम नहीं ले सकते, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, हमारा नंबर क्या आ जाएगा? 272। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि 272 आउट ऑफ 543 मेंबर्स को यस कहना पड़ेगा, उन सभी को फेवर में आना पड़ेगा उस बिल के, तो ही हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया स्पेशल मेजॉरिटी का पूरा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो गया कि जो टोटल मेंबर्स हैं हमारे एक हाउस के, उनका जो 50% है, जो 50% मेंबर्स होंगे, उनका यस बोलना जरूरी है, उनका आय बोलना जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया के तरफ। अब जब बिल प्रेजेंट किया जाता है किसी भी एक हाउस में, तो जरूरी नहीं है कि उस समय सारे के सारे मेंबर्स उधर मौजूद हों। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 543 के 543 मेंबर्स ही वहां पर मौजूद हों उस समय जब बिल को प्रेजेंट किया जा रहा है। कई सारे मेंबर्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं, जो जानकर वहां नहीं होते या जो वोट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है? वो ये कहता है कि जितने भी मेंबर्स वहां पर मौजूद होंगे वोटिंग के लिए, उस बिल की वोटिंग के लिए, उनका जो 2/3 होगा, उस 2/3 का यस बोलना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। अब ये 543 के 543 मेंबर्स वहां पर मौजूद नहीं है, वहां पर सिर्फ 450 मेंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, लोकसभा में सिर्फ उस समय 450 मेंबर्स मौजूद हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि 450 का जो 2/3 होगा,
मतलब कि 300, ठीक है। 450 का 2/3 क्या होगा, कैलकुलेट करके 300। तो सेकंड क्राइटेरिया कहता है कि 450 का जो 2/3 होगा मतलब 300, तो यहाँ पे 300 मेंबर्स का यस बोलना जरूरी है, आई बोलना जरूरी है, तो जाके हमारा सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया था कि 543 का आधा, और सेकंड क्राइटेरिया कह रहा है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वोटिंग के लिए उनका 2/3 जो होगा उतने मेंबर्स का यस बोलना जरूरी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। यहाँ पर जो हमारे 2/3 मेंबर होंगे, मतलब यहाँ पे 450 में से जो 300 मेंबर्स जो यस बोल रहे हैं, ये 300 272 से ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा है। करेक्ट, यहाँ पे 300 ज्यादा है 272 से, इसीलिए ये बिल यहाँ पे पास हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो 2/3 मेजॉरिटी आ रहा है वो 272 से कम हुआ, मतलब टोटल मेंबर्स के हाफ से अगर वो कम हुआ, तो बिल यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 450 के बजाय सिर्फ 400 मेंबर्स होते, तो उस मुताबिक हमारा यहाँ पर 2/3 क्या आता, 266.6, जिसको हम राउंड ऑफ करके 267 लेंगे। तो 267 कम होगा 272 से, तो यहाँ पर क्या हो जाता, बिल हमारा रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या है कि जो भी हमारा 2/3 मेजॉरिटी आएगा, उस मेजॉरिटी का हाफ से ज्यादा होना भी जरूरी है। जब ये दोनों क्राइटेरियाज और वो क्राइटेरिया भी फुलफिल होगा, तो जाके हमें स्पेशल मेजॉरिटी मिलेगी और हमारा सबसे पहला जो कंडीशन है वो पूरा हो जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि टोटल का जो हाफ होगा उन सभी मेंबर्स को हाँ बोलना पड़ेगा, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो 2/3 मेजॉरिटी होगी, जो मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट है, वोट कर रहे हैं, उनका भी यस बोलना जरूरी होगा। और ये दोनों हाउसेस में एप्लीकेबल है। ये सेम प्रोसेस जो लोकसभा में हमने फॉलो किया है, ये सेम प्रोसेस फिर राज्यसभा में भी फॉलो होगा। तो वहां पे अगर 245 टोटल मेंबर्स है, तो सेम क्राइटेरियाज वहां पर भी लागू होंगे। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में ये बिल पास हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगी, तो उसके बाद हम आएंगे दूसरे कंडीशन की तरफ। लेकिन अगर किसी भी एक हाउस में एक भी क्राइटेरिया नहीं हो पाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो वो बिल जो है वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं कि दोनों हाउसेस ने एक्सेप्ट कर लिया है, बिल को पास कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे कंडीशन के तरफ, जिसको फुलफिल करना भी जरूरी है। और वो कंडीशन क्या है, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, मतलब कि अप्रूवल बाय स्टेट्स। अब एक बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में ये बिल पास जब हो जाता है, तो उसके बाद इस बिल को सभी स्टेट्स लेजिस्लेचर्स में भेजा जाता है। मतलब हमारे देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में इस बिल को भेजा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है, इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। अब हमारे देश में मतलब 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स को ये बिल भेजा जाएगा, 28 स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स को ये बिल भेजा जाएगा। अब जो हमारी 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स का जो हाफ है, मतलब कि 14 स्टेट्स को अप्रूव करना पड़ेगा, रैटिफाई करना पड़ेगा इस बिल को, तो जाके ये बिल जो है यहाँ पर पास हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इस कंडीशन में क्या लिखा है कि जो भी बिल सभी स्टेट्स की लेजिस्लेचर्स में जाएगा, तो उन 28 स्टेट्स का जो हाफ है, मतलब कि 14 स्टेट्स, कम से कम 14 स्टेट्स का या उससे ज्यादा स्टेट्स का यस बोलना जरूरी है, अप्रूव करना जरूरी है इस बिल को, तो ही ये बिल पास हो पाएगा, आगे प्रेसिडेंट के पास जा पाएगा और इस अरेंजमेंट को हम अमेंड कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 14 से कम, मतलब 14 से कम स्टेट्स ही अप्रूव करती हैं, ज्यादा नहीं करती हैं, तो बिल यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस जिनको फुलफिल करना जरूरी है हमारे देश में, अगर हमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को अमेंड करना है, बदलना है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम पावर को स्टेट्स के साथ भी शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम स्टेट्स के साथ पावर को शेयर करते हैं, इसीलिए जरूरी है कि अगर हम उस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, तो हम स्टेट्स का भी उसमें अप्रूवल लें, उनसे भी पूछे कि क्या हम इस चेंज को लाएं या ना लाएं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कंडीशंस को
डाला गया है, जिसके वजह से इजी नहीं है हमारे इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदलना या फिर अमेंड करना। तो ये था हमारा फिफ्थ की फीचर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का, जिसका नाम था रिजिडिटी ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, जहां हमने ये समझा कि हमारे देश में क्योंकि पावर शेयरिंग का आइडिया बहुत बेसिक है, एक नींव के तरह है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए इसे बदलना, चेंज करना आसान नहीं है और इसके लिए दो कंडीशंस को हमें फुलफिल करना पड़ता है, जिसके बाद ही हम अमेंडमेंट को ला सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम था रिजिडिटी ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, यहीं पर खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये फीचर आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, Judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। हमने फेडरलिज्म के फीचर्स में भी ये पढ़ा था कि कैसे जुडिशरी का, हमारे देश के कोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स की पावर्स को भी इंटरप्रेट करती हैं, करेक्ट। वैसे ही हमारे देश में भी जुडिशरी का, हमारे कोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इनकी बहुत ही ज़्यादा एक अहम भूमिका है हमारे देश में, स्पेशली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर में। हमारे देश की जो जुडिशरी है, जो हमारे देश के कोर्ट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो देखभाल करते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। जुडिशरी इस बात का ख्याल रखती है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उन सभी को फॉलो किया जाए। वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं, जो भी प्रोसीजर्स लिखे गए हैं, उनको लागू किया जाए, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको फॉलो किया जाए। जो भी हमारे देश में डिसीजन लिए जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक लिए जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा गया है, उसी को गवर्नमेंट भी फॉलो करे, जो भी डिसीजंस ले उसी के मुताबिक ले। तो इसीलिए हमारे देश में जुडिशरी को एक गार्डियन भी बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब कि संरक्षक बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, क्योंकि वो इस बात को इंश्योर करती है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का रूल हो और सभी लोग, सभी ऑफिशियल, सभी गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को माने, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे और अच्छे से फॉलो भी करे। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। In case of any dispute about the division of powers, the high courts and the Supreme Court make a decision। जैसे हमने फेडरलिज्म के फीचर में भी पढ़ा था कि जो कोर्ट्स होते हैं, स्पेशली जो हाईएस्ट कोर्ट होता है किसी भी एक फेडरल देश का, वहां पर वो हाईएस्ट कोर्ट क्या करता है, एक अंपायर की तरह एक्ट करता है जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है गवर्नमेंट्स के बीच में। इंडिया में भी उसी सेम बात को फॉलो किया गया है। हमारे देश में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है डिवीजन ऑफ पावर्स को लेकर, कोई भी गवर्नमेंट के बीच में, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो हमारे देश के हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, जो कि हाईएस्ट कोर्ट भी है इंडिया का, तो यहाँ पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही अंपायर की तरह एक्ट करते हैं और डिसीजन लेते हैं, बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और उस लड़ाई को, उस झगड़े को, डिस्प्यूट को वो सॉल्व करते हैं एक सॉल्यूशन देकर। तो यहाँ पर हमारा ये सिक्स्थ की फीचर क्या है कि जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। हमारे देश में जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो ये देखते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, और साथ ही साथ अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है पावर्स को लेकर, तो हमारे हाई कोर्ट्स और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेता है, वो एक अंपायर की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। ये था हमारा सिक्स्थ की फीचर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का। इसी के साथ हमारा ये दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, भी यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आखिरी की फीचर के तरफ और आखिरी टॉपिक के तरफ भी, जिसका नाम है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ये की फीचर आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए
देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स में ये समझा था कि कैसे किसी भी फेडरल कंट्री में, किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में जो अलग अलग लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दी जाती है। उनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया जाता है, लिखा जाता है। और वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि कोई झगड़ा ना हो और इन सभी यूनिट्स को, इन सभी गवर्नमेंट्स को अपने हिस्से के रिसोर्सेज मिले और इंडिपेंडेंस मिले फाइनेंशियल रिसोर्सेज के एरिया में। इंडिया में भी इसी को फॉलो किया जाता है, इस फीचर को फॉलो किया जाता है। हमारे देश में जो भी यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, इन सभी के पास पावर है कि वो टैक्सेस लगा सकती है अपने हिसाब से। जैसे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर टैक्सेस लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हमारी यूनियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने एरिया के टैक्सेस को लगा सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही गवर्नमेंट्स टैक्सेस को लगा सकती हैं। क्यों? अपने रिसोर्सेज को रेस करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को चला सके, अपनी सरकार को चला सके, वेलफेयर पॉलिसीज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभा सके। तो यहाँ पर क्या है, इन गवर्नमेंट्स को क्या दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है कि वो टैक्सेस लगा सकती हैं, रेवेन्यू को रेस कर सकती हैं, कलेक्ट कर सकती हैं। अब इंडिया में क्या है, एक फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी फाइनेंस कमीशन है ये हर 5 साल में फॉर्म होती है। अब क्या होता है, जब यहाँ पर ये रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है, तो जो हमारी फाइनेंस कमीशन होती है हमारे देश की, वो क्या करती है, वो रिकमेंडेशन देती है। वो ये बताती है कि अब ये जो रेवेन्यू हमने कलेक्ट किया है, इस रेवेन्यू में से हम कितना रेवेन्यू शेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इस रेवेन्यू को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, रिकमेंडेशंस देती है कि कैसे हम रिसोर्सेज को, रेवेन्यू को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे सारे मतलब कि 7 की फीचर्स जो थे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के, वो यहीं पर खत्म होते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे हमारे देश में 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के, कैसे उनके बीच में लेजिस्लेटिव पावर्स को शेयर किया जाता है, कैसे हमारे देश में स्पेशल स्टेटस दिया गया है कुछ स्टेट्स को, और साथ ही साथ कुछ यूनियन टेरिटरीज को भी बनाया गया है, जिसकी मदद से हमारे देश में जो डाइवर्सिटीज है उन्हें अकोमोडेट किया गया है, उनके साथ पावर को शेयर किया गया है, उस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी गई है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हमारे देश का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको बदलना कितना मुश्किल है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हमारे देश में जुडिशरी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमारे देश की सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है। तो ये थे हमारे 7 की फीचर्स इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के। इसी के साथ ये यहीं पर खत्म होता है। अब इससे पहले मैं इस टॉपिक को और इस लेक्चर को कंक्लूड करूं, मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूं, और वो ये है कि क्या आपको ये लगता है कि हमारा देश मतलब इंडिया एक फुल्ली फेडरल कंट्री है? इसका जवाब है नहीं। इंडिया एक फुल्ली फेडरल कंट्री नहीं बल्कि एक क्वासी फेडरल कंट्री है। क्वासी फेडरल कंट्री का मतलब है कि हमारे देश में कुछ फीचर्स फेडरल हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, और कुछ फीचर्स हैं जो कि यूनिटरी हैं। और क्योंकि हमारे देश में यूनिटरी और फेडरल का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिक्स है, इसीलिए हमारे देश को फुल्ली फेडरल नहीं लेकिन क्वासी फेडरल कंट्री बोला जाता है। क्योंकि हमारे देश में फेडरल फीचर्स तो हैं, पावर को शेयर तो किया गया है, लेकिन इंडिया में, हमारे देश में सेंटर के पास थोड़ी ज्यादा पावर्स हैं, सेंटर थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग है, और यहाँ पे इक्वल पावर्स को शेयर नहीं किया गया है, जिसके वजह से हमारा देश यूनिटरी भी है। इसीलिए इंडिया को फुल्ली फेडरल नहीं बल्कि क्वासी फेडरल कंट्री बोला जाता है। इसी के साथ हमारा ये आखिरी टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इन तीनों के साथ हमारे सारे फीचर्स यहीं पर खत्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।